अब देखो यार, अगर तुम लोग विल ऑस्प्रे के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली गए, क्योंकि गाइज ऑस्प्रे के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद आज यहाँ पर ऑस्प्रे ने एनजेपीडब्ल्यू में उनका आखिरी मैच अनाउंस कर दिया है। एईडब्ल्यू सुपरस्टार रूस के इंजर्ड होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। टोक्यो डोम में ब्रायन के ओकाडा से हार जाने के बाद आज एनजेपीडब्ल्यू के न्यू ईयर डास के ऊपर ओकाडा, ब्रायन और मॉक्सली का रियूनियन हो चुका है। रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाने को लेकर सोशल मीडिया से काफी बड़ी रूमर आ रही है। तो गाइज वहीं करीबन 20 सालों के बाद एनजेपीडब्ल्यू के अंदर एनजेपीडब्ल्यू में फाइनली स्टील केज मैच होने वाला है और एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन अ वैली शो के ऊपर काजुचिका ओकाडा और विल ऑस्प्रे को लेकर बहुत ही बड़ा ड्रीम मैच अनाउंस हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि रेटेड आर सुपरस्टार के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने से पहले वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम कर रहे थे, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में पार्ट टाइमर के तौर पर काम करने के बाद अब यहाँ पर एडम कोपलैंड एईडब्ल्यू के अंदर फुल टाइम के तौर पर काम कर रहे गए। और गाइज यही इस हफ्ते एडम कोपलैंड के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एडम कोपलैंड ने एईडब्ल्यू में उनके करियर को लेकर बात की, जहां पर बेसिकली एडम कोपलैंड का ये कहना था कि वो यहाँ पर आने वाले 2 सालों के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर काफी कुछ अचीव करना चाहते गए और वो यहाँ पर आने वाले 2 सालों के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर बड़े बड़े ड्रीम मैच लड़ना चाहते गए। और गाइज यही एडम कोपलैंड के इस इंटरव्यू के सामने आने के बाद अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि एडम कोपलैंड पॉसिबली 2 सालों के बाद एईडब्ल्यू कंपनी को छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जाने वाले गए। और गाइज कई सारे चूतिए फैंस का ये कहना है कि एडम कोपलैंड एईडब्ल्यू कंपनी को छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आना चाहते गए। वेल सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं, एडम कोपलैंड का एईडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का नहीं बल्कि पॉसिबली 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। और जहां तक बात रही एडम कोपलैंड के एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आने की, तो गाइज यहां पर एडम कोपलैंड ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को इसीलिए छोड़ा था क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एडम कोपलैंड को यहां पर पार्ट टाइमर के तौर पर रेसल कराया जा रहा था। और गाइज यहां पर एडम कोपलैंड ने एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद उनके इंटरव्यू के अंदर ये बात खुद कही थी कि एईडब्ल्यू के अंदर एडम कोपलैंड ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबली एडम कोपलैंड के करियर का आखिरी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि गाइज यहां पर एडम कोपलैंड की उम्र अब करीबन 50 साल से ज्यादा हो चुकी है। और गाइज यहां पर ज्यादा लंबे टाइम तक एडम कोपलैंड यहां पर रिंग के अंदर कंपीट नहीं करेंगे। और गाइज इसीलिए फिलहाल किसी को ये लगता है कि अगर एडम कोपलैंड एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जाने वाले गए तो गाइज ये यहां पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और गाइज सोशल मीडिया के ऊपर इस समय एडम कोपलैंड के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर जो भी सारी रूमर चल रही है वो रूमर यहां पर पूरी तरह से फेक है। वेल गाइज ये तो बात ही एडम कोपलैंड के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पॉसिबल रिटर्न की, बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार रूस की। अगर बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू सुपरस्टार रूस की, तो गाइज इस हफ्ते रूस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रूस ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर रूस के काफी सारे हार्ड हिटिंग मैचेस को रेसल करने के बाद अब रूस यहाँ पर इंजर्ड हो चुके गए। और एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के दौरान रूस को यहाँ पर हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी, बट गाइज यहाँ पर रूस के इंजर्ड होने के बाद भी रूस ने यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर 2 मैचेज रेसल किए थे। बट गाइज अब जबकि एईडब्ल्यू का ये टूर्नामेंट ओवर हो चुका है तो गाइज रूस फाइनली एईडब्ल्यू से ब्रेक लेने वाले गए। और गाइज जब तक यहाँ पर रूस की ये इंजरी पूरी तरह से हील नहीं होती गए तब तक वो यहाँ पर पॉसिबली एईडब्ल्यू पर दोबारा कंपीट नहीं करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आंद्रादे एल इदोलो के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद और रूस के अब इस समय पर इंजर्ड होने के बाद आखिर एईडब्ल्यू के अंदर एलएफआई फैक्शन का क्या होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के आज हुए शो एनजेपीडब्ल्यू न्यू ईयर डास की। वेल गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है कि न्यू ईयर डास क्या है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, कल यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यू रेसल किंगडम के बाद आज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू ने उनका आफ्टर शो किया, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू के इस शो के ऊपर हमें यहां पर काफी सारी शॉकिंग और सरप्राइजिंग चीजें देखने को मिलेंगे। वेल गाइज सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के इस पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर एनजेपीडब्ल्यू में विल ऑस्प्रे मल्टी मैन टैग मैच में देखने को मिले, जहां पर बेसिकली शो के ऊपर हमें यहां पर बुलेट क्लब वर्सेस यूनाइटेड एम्पायर का मैच देखने को मिलता है। और आज यहां पर इस मैच के अंदर ये दोनों टीम एक दूसरे के साथ काफी पर्सनल चली जाती गए, जहां पर यूनाइटेड एम्पायर के द्वारा बुलेट क्लब के मेंबर गेब किड को पूरी तरह से बस्टेड ओपन कर दिया जाता है। तो गाइस यही बुलेट क्लब के लीडर डेविड फिनली यहां पर चेयर शॉट लेकर यूनाइटेड एम्पायर के काफी सारे मेंबर्स को बीट डाउन करते गए। और यही न्यू ईयर डास पर इन दोनों फैक्शन के बड़े ब्रॉल के बाद विल ऑस्प्रे फाइनली यहां पर बुलेट क्लब को एक बड़ा चैलेंज करते गए, जहां पर विल ऑस्प्रे ये कंफर्म करते गए कि विल ऑस्प्रे के एनजेपीडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के
खत्म होने से पहले विल ऑस्प्रे एनजेपीडब्ल्यू में उनका आखिरी मैच लड़ना चाहते गए और विल ऑस्प्रे के एनजेपीडब्ल्यू में ये आखिरी मैच विल ऑस्प्रे यहां पर 11 फरवरी को रसल करेंगे, जब यहां पर विल ऑस्प्रे 11 फरवरी के ऊपर बुलेट क्लब को 5 on 5 मैच में फेस करेंगे। और गाइज यही विल ऑस्प्रे ये भी कंफर्म कर देते गए कि 11 फरवरी को एनजेपीडब्ल्यू के न्यू बिगिनिंग ओसाका पेपर व्यू के ऊपर यहां पर बुलेट क्लब और डेविड फिनली आमने सामने होने वाले गए और ये वाला मैच विल ऑस्प्रे के एनजेपीडब्ल्यू करियर में विल ऑस्प्रे का आखिरी मैच होने वाला है। और क्योंकि ये मैच विल ऑस्प्रे का एनजेपीडब्ल्यू में आखिरी मैच होगा तो गाइज इसीलिए विल ऑस्प्रे एनजेपीडब्ल्यू के अंदर इस मैच को स्टील केज के अंदर लड़ना चाहते गए। और गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, एनजेपीडब्ल्यू के अंदर आखिरी बार स्टील केज मैच करीबन 20 साल पहले हुआ था। और गाइज पिछले 20 सालों के अंदर एनजेपीडब्ल्यू में कोई भी स्टील केज मैच ना होने के बाद अब विल ऑस्प्रे ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि एनजेपीडब्ल्यू में उनका आखिरी मैच स्टील केज मैच होने वाला है। और 11 फरवरी के ऊपर हमें यहाँ पर बुलेट क्लब वर्सेस यूनाइटेड एम्पायर के बीच में 5 on 5 स्टील केज देखने को मिलेगा। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE और AEW में ब्लड एंड गट्स और वॉर गेम जैसे स्टील केज मैचेस के बाद जब एनजेपीडब्ल्यू के अंदर ऑस्प्रे के आखिरी मैच के अंदर 5 on 5 स्टील केज मैच होता है तो गाइज एनजेपीडब्ल्यू के 20 साल के बाद ये पहला स्टील केज मैच कैसा होता है। बट गाइज जहां तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू के आज हुए न्यू ईयर डास की तो गाइज यही एनजेपीडब्ल्यू के आज न्यू ईयर डास के ऊपर हमें यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू में एक और बहुत ही बड़ी शॉकिंग चीज देखने को मिलती गई, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू के न्यू ईयर डास के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर आज जॉन मॉक्सली अपीयर होते हुए दिखाई देते गए। वेल गाइज रेसल किंगडम के ऊपर जॉन मॉक्सली और ब्रायन डैनियल्सन इन दोनों के मैचेज में रेसल करने के बाद आज यहाँ पर न्यू ईयर डास के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर जॉन मॉक्सली एंटर होते हुए दिखाई देते गए, जहां पर जॉन मॉक्सली के बाद हमें यहाँ पर काजुशिका ओकाडा एंड टोमोहिरो इशिई जॉन मॉक्सली के टीम अप होते हुए दिखाई देते गए। और गाइज इसके बाद सडनली अरीना के अंदर द अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डैनियल्सन का म्यूजिक प्ले होता है। और गाइज कल यहाँ पर रेसल किंगडम के बाद जहां सब किसी को ये लग रहा था कि ब्रायन यहाँ पर अमेरिका वापस जाने वाले गए, वहीं आज एनजेपीडब्ल्यू के न्यू ईयर डास के मेन इवेंट के ऊपर ब्रायन यहाँ पर शॉकिंग तरीके से उनका रिटर्न करते गए। और आज यहाँ पर न्यू ईयर डास के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर ब्रायन ओकाडा इसी और मॉक्सली के बीच में 4 on 4 ड्रीम टीम मैच देखने को मिलता है, जहां पर ओकाडा मॉक्सली इसी एंड ब्रायन डैनियल्सन हमें यहाँ पर टीएमडी के जैक सेब्रे जूनियर के फैक्शन को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और वैसे तो आज यहाँ पर इस मैच के अंदर ब्रायन की टीम इस मैच को पूरी तरह से डोमिनेट करती गए, बट गाइज इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर की टीम इस मैच को जीत जाती गए। और गाइज यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम के बाद आज यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के न्यू ईयर के ऊपर हमें यहाँ पर ब्रायन उनका रिटर्न करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज यही शो के मेन इवेंट के ऊपर जब यहाँ पर ब्रॉन मॉक्सली और ओकाडा की टीम मैच को जैक सेब्रे जूनियर की टीम से हार जाती गए तो गाइज मैच के ओवर होने के बाद जैक सेब्रे जूनियर यहाँ पर ब्रायन का मजाक उड़ाते गए। और गाइज जैक सेब्रे जूनियर ये कहते गए कि AEW के अंदर जैक सेब्रे जूनियर के ब्रायन से हार जाने के बाद अब यहाँ पर जैक सेब्रे जूनियर बहुत ही जल्द उनका बदला लेंगे और वो यहाँ पर बहुत ही जल्द एक बार फिर से ब्रायन को फेस करने वाले गए। और यही जैक सेब्रे जूनियर को ब्रायन को चैलेंज करने के बाद ब्रायन भी यहाँ पर जैक सेब्रे जूनियर का मजाक उड़ाते गए। और गाइज जिस तरीके से आज न्यू ईयर डास के एंडिंग के ऊपर ब्रायन और जैक सेब्रे जूनियर ने एक दूसरे को मॉक किया है, उसके बाद आप लोग कंफर्म मानकर चल सकते हो कि बहुत ही जल्द ब्रायन और जैक सेब्रे जूनियर दोबारा आमने सामने होंगे। बट इस बार इन दोनों का ये मैच AEW के रिंग में ना होके बल्कि एनजेपीडब्ल्यू के रिंग में होने वाला है। और देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एनजेपीडब्ल्यू कंपनी अब यहाँ पर ब्रायन को एनजेपीडब्ल्यू में दोबारा वापस कब लाती गए और एनजेपीडब्ल्यू का वो कौन सा पेपर व्यू होता है जिसके ऊपर ब्रायन और जैक सेब्रे जूनियर आमने सामने होते गए। वेल यही आज एनजेपीडब्ल्यू के न्यू ईयर डास के ओवर होने के बाद जब यहाँ पर जॉन मॉक्सली बैक स्टेज पर उनका इंटरव्यू दे रहे होते गए तभी यहाँ पर जॉन मॉक्सली को एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार शिंगो ताकागी चैलेंज करते गए। और गाइज अगर आप लोग को ताकागी और मॉक्सली की हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, शिंगो ताकागी और जॉन मॉक्सली करीबन 20 साल पुराने करीबी दोस्त थे और इन दोनों ने यहाँ पर जापान और अमेरिका के अंदर इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर लंबे टाइम तक एक साथ काम किया है। और गाइज अब यहाँ पर 20 सालों के बाद आज यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के न्यू ईयर डास के बैक स्टेज इंटरव्यू के ऊपर शिंगो ताकागी ने मॉक्सली को चैलेंज कर दिया है और मॉक्सली ने भी ताकागी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। और मॉक्सली और शिंगो ताकागी का ये मैच आप लोगों को एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में पहले पेपर व्यू बैटल इन अ वैली पर देखने को मिलने वाला है, जहां पर 13 जनवरी को एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन अ वैली के ऊपर हमें यहां पर अमेरिका में ताकागी और मॉक्सली पहली बार लंबे टाइम के बाद आमने सामने देखने को मिलेंगे। बट गाइज यहाँ पर मॉक्सली
मॉक्सली और ताकागी वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन अ वैली पर रेसल करने वाले गए, क्योंकि गाइज आज यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के न्यू ईयर डास के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू ने बैटल इन अ वैली शो के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ड्रीम मैच अनाउंस कर दिया है। और ये मैच और किसी का ना हो के बल्कि एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार विल ऑस्प्रे और ऑस्प्रे के मेंटोर काजुचिका ओकाडा का है। और गाइज एनजेपीडब्ल्यू के अंदर ओकाडा और ऑस्प्रे के बीच में पिछले कुछ सालों से काफी सारे मॉन्यूमेंटल मैचेस के बाद अब एक आखिरी बार ओकाडा और ऑस्प्रे आमने सामने आने वाले गए। और गाइज ऑस्प्रे के अगले महीने एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने से पहले 13 जनवरी को एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन अ वैली पेपर व्यू के ऊपर पहली बार अमेरिकन फैंस को ओकाडा और ऑस्प्रे आमने सामने देखने को मिलेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एनजेपीडब्ल्यू के 13 जनवरी के बैटल इन अ वैली शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के ओकाडा वर्सेस ऑस्प्रे, मॉक्सली वर्सेस ताकागी के साथ साथ डॉब जिगलर और मैट रिडल के मैचेस को टीच करने के बाद एनजेपीडब्ल्यू उनके बैटल इन अ वैली शो को सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। और गाइस 13 जनवरी को जब यहां पर एनजेपीडब्ल्यू का बैटल इन अ वैली शो टीएनए रेसलिंग के रिटर्न के साथ हेड टू हेड जाता है, तो गाइस यहां पर इन दोनों में से कौन सा शो ज्यादा बढ़िया होता है? वेल आप लोग टीएनए के हार्ड टू किल और एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन अ वैली में से कौन सा शो देखना प्रीफर करोगे? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।